नमस्कार, मैं हूं राजन झा और हमारे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक उमर खालिद की। इस पर अपडेट यह है कि लगातार 2 दिनों की सुनवाई के बाद इसकी जमानत पर अब 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसके पहले खालिद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए लिस्ट करता, इसके पहले ही उसने याचिका वापस ले ली और नए सिरे से निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगाई, जिस पर 2 दिनों तक सुनवाई हुई, कल और आज। अब 24 को आगे की सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस मजबूती के साथ उसके जमानत का विरोध कर रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अदालत में चौंकाने वाली बातें कही। मेरे लिए यह बातें ज्यादा चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि उनके टूल किट की जानकारी लगभग हर दक्षिणपंथी को है। कैसे उनका गिरोह किसी मुद्दे को लेकर एक्ट करता है यह छुपा हुआ नहीं है। फिर भी कोर्ट में पुलिस की तरफ से क्या कहा गया वह बतलाना आवश्यक है। यह उनके काम आएगा जो वामी प्रपंचों में फंस जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उमर ने साजिश के तहत सोशल मीडिया पर झूठा नैरेटिव फैलाया था। अब भी फैलाया जा रहा है। अभी यह काम उसके अब्बा कर रहे हैं। उस पर बात करूंगा आगे। द वायर की आरफा ने इस दंगाई के अब्बा को प्लेटफॉर्म दिया और इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि मुस्लिम होने के कारण इसके साथ यह सब हो रहा है। पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में उमर की सोशल मीडिया चैट पेश किए। अदालत को बताया गया कि उमर ऐसे लोगों के संपर्क में था जिनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। इनमें जिग्नेश मेवानी, योगेंद्र यादव, पूजा भट्ट, स्वरा भास्कर, अभिनेता सुशांत सिंह सहित न्यूज आउटलेट द वायर और द ऑल्ट शामिल थे। इसमें यह कर यह रहा था कि जैसे द वायर ने इनके पक्ष में और सीए के विरोध में कोई प्रोपेगेंडा लिखा तो ये उसका लिंक लेकर सबको भेजता था कि चलो इसे अपने एक्स हैंडल से या फेसबुक पर शेयर करो, फैलाओ, क्योंकि उनके पास फॉलोअर्स थे। इस तरह योगेंद्र यादव और पूजा भट्ट को मैसेज भेजकर उमर खालिद डॉक्टर काफिल पर ट्वीट करने की अपील कर रहा था। इसी तरह अलग अलग टॉपिक अलग अलग लोगों के लिए इसने बांट रखे थे, पूरा सुनियोजित तरीके से। बेल न मिलने से जुबैर इत्यादि बहुत मायूस हैं। दिन गिन रहे हैं कि 1200 दिन हो गया, 1300 दिन हो गया। वी स्टैंड विद उमर खालिद जैसे पोस्ट आज भी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। उनकी नजर में सीएए गलत है और इसके लिए हिंदू विरोधी दंगों के मास्टरमाइंडों में से एक सही है, क्योंकि उसने इसकी मुखालफत की। उमर खालिद को सही मानने वालों में सबसे बड़ा नाम है रवीश कुमार का। वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखने से पहले मैं देख रहा था कि रवीश कुमार ने रोना धोना मचाया कि नहीं। स्क्रिप्ट लिखने तक तो कुछ नहीं दिखा। इससे पहले जब उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ली थी, उस समय रवीश कुमार ने दिल्ली के लगभग सभी पेड़ गिन डाले थे। बहुत रोया था। वह अपनी गाड़ी लेकर निकला और रास्ते से, गलियों से, दुकानों से पूछता फिर रहा था कि तुम्हें उमर खालिद की याद आती है क्या। वीडियो का टाइटल था दिल्ली माइनस उमर खालिद, मतलब जैसे मुगलों ने दिल्ली सल्तनत पर उमर खालिद को बिठा दिया हो और आरएसएस बीजेपी वालों ने गर्दन में हाथ लगाकर उसे गद्दी से उतार फेंका हो। उसे इतना बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था ये रोते रोते कि जैसे बॉलीवुड में हिंदी फिल्मों के उर्दू गाने लिखे जाते हैं, पेड़, पत्थर, नदियां, पहाड़, बहार। रवीश कवियों की कल्पना में जीने वाले लोग हैं जो सितारे तोड़कर प्रेमिका को मनाने की बात को अतिशयोक्ति या अलंकार नहीं, सच मान बैठते हैं। दिल्ली के लिए उमर खालिद जैसे दंगाई इतने जरूरी नहीं है रवीश जी। वह आपके लिए जरूरी हो सकता है, आम लोगों के लिए वह एक दंगाई ही है। विश्वास ना हो तो आप जिस रोड पर चलते हुए उसे याद कर रहे थे, उसी रोड पर उतरकर वहां रहने वाले 2-4 लोगों से पूछकर देख लेते, समझ में आ जाता। वैसे समझ में आपके आता है, पर आप हमेशा से लोगों पर कुछ थोपना चाहते हैं और जब लोग उसे अस्वीकार करते हैं तो लोगों को कोसने लगते हैं। यही आपकी आदत है। हमारे लिए उमर खालिद अंकित शर्मा जैसे उन दर्जनों निरपराध लोगों की हत्या का कारण है और उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। रवीश कुमार को एक बार नेहरू विहार की तरफ जाना चाहिए था। अंकित शर्मा की आत्मा अब भी अपने सवालों के साथ वहीं कहीं भटक रही होगी। उसकी आत्मा पूछेगी, रवीश जी मेरा क्या कसूर था कि एक उन्मादी भीड़ ने 6 घंटों तक मुझे चाकुओं से गोदा, मेरा रक्त बहाता रहा, अतड़ियां बाहर आ गई, दर्द से आंखें फट रही थी, उन आंखों को भी उन्होंने नोच लिया, उन्हें निकाल ली गई। मेरे प्रति इतनी घृणा आखिर क्यों? नेहरू विहार के वो पेड़ आज भी गवाह हैं।
वे अक्सर रो पड़ते हैं उस मंजर को याद करके, परंतु वे विवश हैं। काश आप उन पेड़ों का रोना देख पाते, सुन पाते रवीश जी। काश कि पेड़ पौधे बोल सकते रवीश जी, तो आपको पता चलता आप जिनका बचाव करते फिरते हैं उनके हाथ बेकसूरों के खून से रंगे हुए हैं। विरोध का अर्थ बंटवारा तो नहीं होता, विरोध का अर्थ नरसंहार भी नहीं होता रवीश जी। जिस विरोध की आड़ में आप लोग यह गंदा खेल खेलते हैं उसे अपराध कहा जाता है। यदि मनसा अपराध की नहीं थी, नरसंहार की नहीं थी, तो ताहिर हुसैन के घर पर हथियार क्यों जमा किए गए? यदि ऐसा नहीं है तो रामनवमी के दिन जुलूस पर पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो सीएए को लेकर ये प्रोटेस्ट क्यों करते हैं जिनका इनसे कुछ लेना देना ही नहीं? मैंने अभी सिर्फ एक अंकित शर्मा की बात की है। कई लोग हैं जिन्हें दिल्ली दंगों में इस्लामी दंगाइयों ने अपनी नफरत का शिकार बनाया। दिलबर नेगी को जिंदा जला दिया गया था। उसकी लाश को जलाने के बाद उठता हुआ धुआं इसी दिल्ली के वातावरण में घुला है रवीश जी। सुनकर अंदाजा लगाइएगा। अब भी दिलबर नेगी की आत्मा इंसाफ का इंतजार कर रही है। इतनी अराजकता आखिर क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा कि हम पाकिस्तान बांग्लादेश में सताए गए हिंदुओं को नागरिकता देंगे। फिर कहते हो कि हम अमन पसंद हैं। सीएए का विरोध यह साबित करता है कि इनके मन में हिंदुओं को लेकर भारी घृणा है। सीएए के तहत नागरिकता देना आसान किया गया था। कम समय में कम औपचारिकताओं के बाद नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया। यह उनके लिए है जो अत्याचार के शिकार हैं, जान बचाकर अचानक भागे हुए लोग। कहां जाएं वो? ये चाहते हैं कि जिन शरणार्थियों को भारत नागरिकता देने की बात कर रहा है, इनकी बहु बेटियों को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में इनकी जमात वाले नोचते रहें, जिसे मर्जी उठा लें, बलात्कार करें। वहां से इस तरह की खबरें आए ताकि इन्हें मानसिक सुख प्राप्त होता रहे। अब एक सवाल यहां पैदा किया जाता है कि उमर खालिद ने क्या किया? क्यों उसे जेल में डाल दिया गया और अब बेल नहीं हो रही? प्रचारित यह किया जा रहा है कि उसने केवल सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया। ये जितने विपक्षी दल या उसके जो छोटे छोटे नेता हैं, छुटपुटिये लोग हैं, ये एक गलती करेंगे, इस पर कार्रवाई होगी, फट से कह देंगे कि देखो मोदी हमसे डर गया। उमर खालिद दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। यह बात स्वयं उसके पिता ने द वायर पर स्वीकार किया है। मैं यह क्लिप यहां पर नहीं लगा सकता, चैनल वैसे भी दांव पर लगा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। इन्होंने टाइटल दिया है, सरकार को लगता था उमर खालिद मुसलमानों की आवाज ना बन जाए, इसलिए उन्हें टारगेट किया। उमर खालिद मुसलमानों की आवाज बन ही जाएंगे तो उससे सरकार को क्या फर्क पड़ने वाला है? दरअसल ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को बयान करते रहते हैं। इसी वीडियो में अरफा बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम होने की वजह से वह जेल में है। हर दूसरे तीसरे सवाल के बाद वो प्रोवोक कर रही है कि उमर खालिद के पिता ऐसा कहें। वो कहते भी हैं, वो तो ऐसा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा ही नहीं उनको, इसलिए निचली अदालत में आए। इस बातचीत के दौरान अरफा भी और दंगाई का बाप भी दोनों यह साबित कर देते हैं कि दिल्ली के एंटी सीएए प्रोटेस्ट जिसके कारण एंटी हिंदू दंगे हुए, उसका मुख्य चेहरा उमर खालिद था। यही बात दिल्ली पुलिस कह रही है और बेल का विरोध कर रही है तो इन्हें बुरा लग रहा है। इनका मानना है कि उमर खालिद केवल सरकार का विरोध कर रहा था, इसलिए वह बेगुनाह है। सच यह है कि उमर खालिद ने अपने भाषणों से, अपने प्रोपेगेंडा से लोगों को भड़काया, जिसके कारण दंगे हुए। उसने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया, जिससे बेगुनाहों की जान गई। इसलिए वह गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। आज भी ये लोग सीएए को मुस्लिम विरोधी बतला रहे हैं। बात तो यह है कि सीएए मुस्लिम विरोधी नहीं है। जिस एनआरसी को आधार बनाकर इसे एंटी मुस्लिम बतलाया जा रहा है, फिलहाल उसकी कोई रूपरेखा ही नहीं बनी। कहा जा रहा है कि पहले ही से नागरिकता देने का कानून है, फिर अलग से सीएए क्यों लाया जा रहा? सही बात है, पूर्व से ही इस देश में नागरिकता देने के नियम हैं, जिसके तहत ही वो पाकिस्तानी गायक है ना अदनान सामी, उसको इस देश की नागरिकता मिली। यदि मुस्लिमों से ऐतराज होता तो पूर्व के कानून में संशोधन करके मुस्लिमों को नागरिकता देना कठिन कर दिया जाता या बंद कर दिया जाता। कह दिया जाता कि भाई सीएए के तहत हिंदू को नागरिकता देंगे, सिखों को देंगे, ईसाइयों को देंगे, लेकिन मुस्लिमों को नहीं देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। पूर्व की जो व्यवस्था है वह बनी रहेगी। रही बात सीएए के जरूरत की, तो वह पहले भी मैं कह चुका हूं कि इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बहुत से हिंदू रह रहे हैं जिनके पूर्वज बंटवारे के समय जान बचाकर भागे हुए थे। वे आज न पाकिस्तान के नागरिक हैं न भारत के। उन्होंने बंटवारे की मांग नहीं की थी। उनकी क्या गलती थी?
इतने वर्षों से वे इस आशा में इस धरती पर शरण लिए शरणार्थी कहला रहे हैं कि उनकी जान नहीं जाएगी, उनके बीवी बच्चों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, जबरन उनको कलमा नहीं पढ़ाया जाएगा। उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान पहले ही किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। अब किया गया तो गजवा वालों को ऐतराज होने लगा। वैसे यदि ऐसा भी हो कि हम अपने देश के मुस्लिमों की नागरिकता नहीं लेंगे, उन्हें नागरिक होने के सारे अधिकार देंगे, परंतु दूसरे देश के मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देंगे, तो भी यहां के मुस्लिमों का ऐतराज नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनको ऐतराज होगा क्योंकि ये उम्मा वाले हैं, ये देश वाले नहीं हैं। इन्हें तो हिंदुओं को नागरिकता मिलने से ऐतराज है, वो इसलिए कि जिस रफ्तार से ये तादाद बढ़ा रहे थे उसमें रोक लग जाएगी और इनका गजवाए हिंद वाला सपना डिले हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कोई कारण तो नजर ही नहीं आता। हम उन लोगों को रख रहे हैं जो अत्याचार के शिकार हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दूसरा देश उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, और जिनके बाप दादा भारत के ही नागरिक हुआ करते थे, वे अब जाएं तो जाए कहां? सोचने की बात है। इस देश के टुकड़े करके मुस्लिमों ने अपना हिस्सा ले लिया, फिर वहां से हिंदुओं को भगा दिया, यहां भी रह गए, और जो यहां रह गए वो कह रहे हैं कि जो वहां से हिंदू आ रहे हैं उनको हम नागरिकता लेने नहीं देंगे। यह कैसी बात होगी? आपको निकाला नहीं जा रहा, फिर आप क्यों ऐतराज कर रहे हैं? यह कहते हैं कि एनआरसी के साथ जोड़ने पर यह मुस्लिम विरोधी हो जाता है, परंतु एनआरसी का ड्राफ्ट तो अभी तैयार भी नहीं हुआ। किस आसमानी एनआरसी की बात कर रहे हैं भाई? और इस बेसिस पर कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट का कारण अभी आसमान में है, पर टारगेट किया जा रहा है। अरफा वाले इंटरव्यू में उमर खालिद का बाप कहता है कि हमारे साथ इनजस्टिस होगी तो आवाज उठानी पड़ेगी। तुम्हारे साथ कौन सी इनजस्टिस हो गई भाई? जितने मुस्लिमों ने एंटी सीए प्रोटेस्ट के नाम पर देश का माहौल खराब किया, उनमें से कोई एक सामने आकर कह सकता है कि मैं भारतीय नागरिक हूं, मेरी नागरिकता छीनकर नाव पर बिठाकर पद्मा नदी के रास्ते बांग्लादेश बहा दिया गया है मुझे? है कोई? फिर कौन से इनजस्टिस की बात हो रही है भाई? सीधी बात यह है कि उमर खालिद ने न सिर्फ दिल्ली में दंगे भड़काने का काम किया, बल्कि इसके पूरे गिरोह का टारगेट था कि देश का हर वो हिस्सा अराजक भीड़ के हिंसा का शिकार बन जाए जहां मुस्लिमों की आबादी अधिक है। यह देश के हर हिस्से में शाहीन बाग बनाकर दंगे करवाना चाहते थे ताकि मोदी सरकार की छवि देश और विदेश में खराब हो जाए। इनका पूरा गिरोह इसमें शामिल था। अब यह भी साबित हो चुका है कि देश में अमन व शांति के लिए ऐसे जहरीले लोगों का कैद में रहना ही अच्छा है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।